नमस्ते साथियों। यहाँ पर आप देख रहे हैं आयाम। ठीक है, तो 7 आयाम में से पहला आयाम यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या दिया गया है। शाला में उपलब्ध संसाधन। संसाधन अर्थात विद्यालय में पठन पाठन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए हम जिन जिन साधनों का प्रयोग करते हुए सभी चीजें संसाधन के अंतर्गत आती हैं। शाला भवन से लेकर के खेल सामग्री, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी मानकों में इन चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये जो संसाधन है उनकी उपलब्धता यानी कितने मात्रा में उपलब्ध है या नहीं है, और पर्याप्त मात्रा में यदि उपलब्ध है तो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है ये, फिर उनकी गुणवत्ता कैसी है और क्या वह उपयोगी हैं और उनकी उपयोगिता कैसी है, ये आयाम के अंतर्गत आता है। इस आयाम के अंतर्गत 10 मानक रखे गए हैं, अर्थात उपलब्ध संसाधनों में ही ये चीजें आती हैं। कुल 12 मानक शाला में उपलब्ध संसाधन के अंतर्गत रखे गए हैं। यहां पर 10 देख रहे हैं, पीछे 2 हैं। ठीक है, पीछे के प्रश्न में हम देखेंगे तो 2 और मानक दिए गए हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यहाँ जो जानकारी दी गई है, जो खाली जगह दी गई है, इनमें हम क्या भरेंगे और कैसे भरेंगे। तो इसको हम आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इन बिंदुओं को समझ ले। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या आती है, वर्तमान स्थिति, और दूसरी क्या आती है, अपेक्षित स्थिति। ये तीसरे और चौथे खंड में दी गई है। अब ये आयाम के अंतर्गत जो यहाँ पर 10 मानक दिए गए, उन 10 मानकों हम पहले पढ़ लेते हैं। पहला है शाला परिसर, दूसरा है खेल का मैदान, खेल सामग्री और उपकरण, तीसरा है कक्षा और अन्य कक्ष, चौथा है विद्युत और उपकरण, पांचवा है पुस्तकालय, छठवा है प्रयोगशाला जहां प्रावधान हो। प्राथमिक और माध्यमिक में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जहां यदि आवश्यक है मान लो वहां के लिए बात कही गई है। सातवां है कंप्यूटर जहां प्रावधान हो यानी जहां आवश्यकता है। आठवां है रैंप, नौवां है मध्याह्न भोजन, रसोई और बर्तन, 10वां है पेयजल, और यहां आगे देखेंगे शौचालय की स्थिति और हाथ धोने की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये 12 मानक है। इन 12 मानकों में प्रत्येक की स्थिति को हमें यहां दर्शाना पड़ेगा कि वर्तमान में उसकी स्थिति कैसी है। पहला हम बिंदु शाला परिसर ले मान लो, तो यदि मान लो किसी कोई विद्यालय ऐसा है या कहीं का विद्यालय ऐसा है जो अभी वर्तमान में ही बना है नया नया, तो निश्चित तौर पर शाला परिसर भी स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, कमरे भी सब अच्छे होंगे। तो यहाँ शाला परिसर में क्या जाएगा, वर्तमान बहुत अच्छी स्थिति। जब अच्छी स्थिति या बढ़िया स्थिति आ जाएगा, उत्तम स्थिति यहां पर आ जाएगा, तो सब जगह डेस आ जाएगा। किंतु शाला परिसर मान लो सुधार योग्य है। शाला परिसर मान लो शाला के आसपास, भवन के आसपास यदि साफ सफाई की आवश्यकता है, ठीक है, या शाला के आसपास गंदगी है, तो हम यहां पर वही दर्शाएंगे। ठीक है, शाला के आसपास की गंदगी उदाहरण हम बता रहे हैं, केवल एक उदाहरण है ये वाला। और अपेक्षित स्थिति क्या रहेगी, अपेक्षित स्थिति ये रहेगी कि शाला भवन के आसपास की सफाई कराना, ये अपेक्षित स्थिति रहेगी। यानी स्वच्छ, शाला के आसपास स्वच्छ स्थिति, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अन्य यहाँ पर मानक दिए गए हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ रैंप ले लेते हैं। रैंप का अर्थात जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे ऊपर शाला भवन जो है उसके ऊपर चढ़ सके और आसानी से उतर सके, उनके लिए रैंप बनाया जाता है। तो रैंप की स्थिति की हम यहाँ बात करें, मान लो किसी शाला भवन में रैंप बना ही नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं रैंप नहीं है। वर्तमान स्थिति क्या जाएगी, रैंप नहीं है। अपेक्षित स्थिति क्या जाएगी, रैंप बनाना या रैंप निर्माण कराना, यहां पर ये आ जाएगा। अब रैंप बना हुआ है किंतु उसका फर्श उखड़ गया है, ये अगर स्थिति आ रही है, तो यहां पर वर्तमान स्थिति क्या जाएगा, उखड़ा हुआ रैंप। ठीक है, या रैंप का जो फर्श उखड़ा हुआ, ऐसा लिख देंगे। और अपनी अपेक्षित स्थिति क्या होगी, यानी हम क्या अपेक्षा करते हैं कि रैंप के फर्श का निर्माण कराना या उसकी मरम्मत करना, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्तमान स्थिति और अपेक्षित स्थिति में क्या भरना है हमने बता दिया। इसी तरह से ये 12 मानक है, इनकी प्रत्येक की जानकारी यहां हम भर सकते हैं। यदि स्थिति बहुत बढ़िया है तो यहां बहुत अच्छी या अच्छी लिखेंगे, तो यहां सब जगह डेस आ जाएगा। किंतु सुधार योग्य है, तब तो हमको यहां आगे जानकारी भरनी पड़ेगी। अब आगे जब जानकारी हम भरेंगे, अपेक्षित जो स्थिति है, उदाहरण के लिए सारा परिसर, हमने एक उदाहरण लिया है कि भवन के आसपास की सफाई। अब ये सफाई कराना है, तो यहां पर 3 बिंदु दिए गए हैं। अपेक्षित स्थिति तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले कार्य, यहां पर अपेक्षित स्थिति हमने लिख दिया है। अब इस स्थिति तक पहुंचने के लिए यहां पर 3 बिंदु दिए गए हैं। शाला स्तर पर किए जाने वाले कार्य, विभागीय सहायता से किए जाने वाले कार्य, और किससे एवं क्या सहयोग अपेक्षित है, ये 3 बिंदु दिए गए हैं। अब उदाहरण के लिए शाला परिसर के आसपास की केवल सफाई कराना है। ठीक है, तो ये कार्य तो शाला स्तर पर ही हो जाएगा।
ठीक है, तो शाला स्तर पर कौन कौन होते हैं? संस्था प्रमुख होते हैं, शिक्षक साथी होते हैं, विद्यार्थी गण होते हैं, शाला प्रबंधन समिति होती है, ग्रामवासी गण होते हैं और समस्त अभिभावक गण होते हैं। तो शाला स्तर पर यह कार्य हो सकता है। ठीक है, इसमें विभागीय सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर डेस आ जाएगा। और जब हम शाला स्तर पर कर रहे हैं तो किससे क्या सहयोग अपेक्षित है यहां पर लिखेंगे। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं संस्था प्रमुख एवं शिक्षक, है ना, से एवं या एसएमसी से सहयोग की अपेक्षा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जिससे भी जो सहयोग की अपेक्षा है, ये सफाई कराने के उदाहरण के लिए, तो उसके बारे में यहां हम अंकित कर देंगे। ठीक है, इस तरह से रैम की हम बात करें, रैम मान लो नहीं है, जब नहीं है तो यहां पर रैम बनाना जाएगा, तो भाई ये इसमें कुछ खर्च ज्यादा होगा, तो शाला स्तर पर तो ये कार्य नहीं हो सकता, तो यहां पर डेस आ जाएगा। विभागीय सहायता से किए जाने वाले कार्य में आ जाएगा विभाग से, यानी विभागीय में जनपद शिक्षा केंद्र से हमको सहायता मिलेगी, या जनपद शिक्षा केंद्र स्तर से होगा, या जिला शिक्षा केंद्र स्तर से होगा, या जनपद पंचायत से होगा, जिला पंचायत से होगा, जहां से भी होगा उसके बारे में हम यहाँ पर पता करके जानकारी को अंकित करेंगे। ठीक है, हम पता कर सकते हैं कि भाई रैम निर्माण के लिए हमको कहां से राशि आवंटित होगी, ऐसा पता करके उसके बारे में लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर किससे और क्या अपेक्षा की आवश्यकता है उसके बारे में हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए हमको विभाग से चाहिए, तो मान लो हमको बीआरसी से सहयोग की आवश्यकता है, या डीपीसी महोदय से, या डीईओ महोदय से, या फिर सीईओ महोदय, जिस भी अधिकारी से हमको सहयोग की अपेक्षा है उसके बारे में यहाँ पर हम अंकित कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ जो मानक दिए गए हैं, प्रत्येक मानक के बारे में हम यहाँ पर जानकारी को अंकित कर सकते हैं। जैसे पेयजल है, मान लो पेयजल की वर्तमान स्थिति लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई एक विद्यालय में किस प्रकार का पेयजल होना चाहिए, उसकी स्थिति को यहाँ हम अंकित करेंगे। ठीक है, और उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पर बिंदु दिए गए उनके बारे में जानकारी अंकित कर देंगे। तो इस तरह से इन बिंदुओं में हमको जानकारी भरना है, तो हमने इसको अच्छी तरह समझ लिया है। ठीक है, आगामी वीडियो में मैं निश्चित तौर से सीधे आपको एक उदाहरण रूप भरकर भी पूरे प्रपत्र को बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।